गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम किसके बेसिस पर पढ़ेंगे? बंधन की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। बंधन का मतलब होता है कि इनके बीच में जो अणु और परमाणु होंगे वो आपके किस प्रकार से बंधे हुए होंगे, इसके बेसिस पर, उसके आधार पर हमने क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा? आपका 4। पहला आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका आणविक ठोस, तीसरा आपका धात्विक ठोस, चौथा आपका सहसंयोजक ठोस। तो हम पहले बात करते हैं आपके आयनिक ठोस के बारे में कि हमारे आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो ये धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित रूप से अविन्यासित रहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित का मतलब होता है आपका, जैसे एग्जाम्पल है NaCl। तो Na पे कौन सा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पे कौन सा चार्ज होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों अणु जो आपके जिस बंध से बंधे होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? आपके आयनिक बॉन्ड। मतलब ये आयनिक बंध से आपस में क्या होंगे? आपके बंधे होंगे। ठीक हो क्या? दूसरा आपका एक अणु में इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और इनके बीच में क्या होगा? आपका प्रबल फोर्स होगा, प्रबल बंध होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है ये आसानी से क्या होता है? आपके टूट जाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। अब गलनांक और कथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या आपका प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। तो ये प्रबल स्थिर जो वैद्युत आकर्षण बल है इसको तोड़ने के लिए हमें क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? आपके उच्च होते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका ठोस अवस्था में कुचालक विद्युतरोधी होते हैं। वह गलित अवस्था में जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत के सुचालक करते हैं। मतलब ठोस अवस्था में कुचालक ही होते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है? किसी भी इसके अंदर आपके क्या बोलते हैं? जब क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी आपके क्या हो सकती है? इसमें विद्युत धारा क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपके क्या होंगे? विद्युत धारा क्या होगी? प्रभावित होगी, जिसके कारण क्या होते हैं? आपके ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं। कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपके क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। जब आप इसको क्या करोगे? मानने के लिए आपने NaCl को वाटर में घोल दिया, जल में घोलोगे NaCl को। ठीक है। तो आपका जो NaCl है ये आयनों में ब्रेक हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन Na+Cl-। अब ये क्या करेंगे? आपके वाटर में मुक्त मूव करेंगे, मतलब मुक्त रूप से क्या करेंगे? इसमें प्रभावित होंगे। तो जिसके कारण ये क्या होंगे? आपके विद्युत के सुचालक होंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आयनिक ठोस का NaCl, ZnS, Ki आदि। अब आपका दूसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस में पहला है आपका अध्रुवी आणविक ठोस। अध्रुवी का मतलब इसमें कोई भी आपके ध्रुव उपस्थित नहीं होंगे। इसकी आगे परिभाषा क्या? वे ठोस जो या तो परमाणुओं, उदाहरण निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं, उदाहरण निम्न ताप पर H2Cl2 और I2 द्वारा बने होते हैं। ठीक है। मतलब ये क्या होंगे? आपके अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने होंगे जो अणु होंगे आपके। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है क्रिस्टल के अणुओं के बीच में, क्रिस्टल के अणुओं के बीच दुर्बल वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं। इस दुर्बल बलों के कारण ही आणविक ठोस मुलायम होते हैं तथा आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। आसानी से वाष्पित हो जाने का मतलब आसानी से आपके होंगे वाष्प रूप में बदल जाएंगे आपके। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका नेप्थलीन बॉल, जिसका आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कपूर को जब 1-2 दिन तक आप ऐसे ही रखोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो पूरा का पूरा ठोस किस में कन्वर्ट हो गया? आपका किस में बदल गया है? वाष्प के रूप में। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका गतिशील इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ही ये दुर्बल चालक होते हैं।
इससे पहले मैंने बताया था कि जब आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इसमें क्या होगी, आपकी विद्युत धारा प्रभावित होगी तथा तो विद्युत के सुचालक होंगे। इसमें क्या आपके गतिशील इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है। अब गतिशील इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ही क्या होंगे, आपके दुर्बल चालक होंगे, मतलब इसमें आपकी क्या होगी, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 बोलते हैं इसको, H2I2 आदि हो गया। अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला टाइप्स है इसका ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ठोसों के अणु प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे से बने होते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है कि द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में आप डाइपोल भी बोल सकते हो, मतलब जिसके दो ध्रुव हों, ठीक है। जैसे आप लिखते HCl, इसका एग्जाम्पल, H पे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें जो Cl है आपका अधिक क्या है, विद्युत ऋणी इलेक्ट्रॉन है, और H पॉजिटिव क्या है, कम विद्युत ऋणी है। तो जो अधिक विद्युत ऋणी होगा ये क्या करेगा, कम विद्युत ऋणी को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये इसकी ओर क्या हो जाएगा, ज्यादा दीजिए। तो यही क्या होता है आपका द्विध्रुव, मतलब इसमें दो पोल प्रेजेंट हो जाएंगे, एक पोल पॉजिटिव, एक ध्रुव पॉजिटिव हो जाएगा और एक ध्रुव नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बंध होगा, आपका द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया से एक दूसरे से बंधे होंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका HCl और SO2। अब अगला बात करते हैं हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो जो आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। मतलब ये क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनाता है, तो बंध बोल सकते हो, फॉन मॉलिक्यूल के बीच में बनाता है, फॉन अणु के बीच में, मतलब फ्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में। इसका एग्जाम्पल है H2O, ये है आपका, ये H2O मॉलिक्यूल है। अब इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर से दूसरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, तो जो ये आपका डॉट है ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। या आप इसको हाइड्रोजन आबंध भी बोल सकते हो। तो इसका उदाहरण हो गया आपका H2O बल्ब। अब है अगला आपका तीसरा टाइप है क्रिस्टलीय ठोस का, धात्विक ठोस। तो जो धात्विक ठोस होते हैं, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनसे जुड़े धनायनों के सुव्यवस्थित संग्रह है। सुव्यवस्थित संग्रह का मतलब धात्विक ठोस का मतलब है आपका धात्विक ठोस का मतलब आपका जैसे Na प्लस है, इसके चारों ओर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होंगे। मतलब हमने पढ़ा था कि जो धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह से घिरे हुए होते हैं, इस टाइप से चारों ओर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मतलब, ठीक है। या आप ले सकते हो Fe2+ ले सकते हो आयरन का, इसके चारों ओर भी क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप से, ठीक है। तो जो है ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातु की उच्च विद्युत और उसमें चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसमें आपके इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी जो इसकी विद्युत होगी वो भी क्या होगी, इसकी उच्च होगी, और उसमें चालकता भी क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है। इसके उदाहरण हो गए आपके Ni, Fe, कॉपर, मैग्नीज आदि। Na हो गए, ये तो आपके किसके हो गए, धात्विक ठोस के उदाहरण हो गए। अब हम आगे बात करते हैं आपके सहसंयोजक ठोस। इन ठोसों में परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित रहते हैं तथा एक बृहद जाल का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होंगे और एक बृहद जाल का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण है आपके हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और कार्बाइड आदि।
से मतलब बृहद जाल का मतलब जैसे आपका एक कार्बन ही है मॉलिक्यूल, ये 3 से जुड़ा होगा। उसके बाद फिर ये कार्बन क्या होगा आपका, इस टाइप से आपका आगे को क्या होगा, एक बृहद अणु, बृहद जाल जैसा बना देगा आपका। ठीक हो क्या। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है कि बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। ठीक हो क्या। तो उसके थ्रू आपके क्या होंगे, आपके एक दूसरे से बंधे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपके सहसंयोजक ठोस। इसके उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। थैंक यू।